यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 का गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। तो हमारे पास एक चार्ज स्फेरिकल सेल होगा, एक स्फेरिकल शेल होगा हमारे पास, जिसके ओवरऑल एरिया पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और उसमें 3 रीजन्स 3 केसेस के बारे में हमें बात करना है। तो जो सबसे पहला केस होगा वो कोई पॉइंट इस स्फेरिकल शेल के अबव कहीं कंसीडर कर लेंगे। उस पॉइंट को पॉइंट पी हम नाम दे देते हैं और उस पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे इस स्फेरिकल शेल के आउटसाइड। सबसे पहला केस। दूसरा केस जो होगा वो उसके सरफेस पे होगा। इसके सरफेस पे ही हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट पी मान लेंगे और गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हम उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। जो तीसरा केस होगा वो इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ये स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर हम कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लेंगे और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे कि उसमें कितनी होती है। तो जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, इस गॉस लॉ के एप्लीकेशन में चार्ज स्फेरिकल शेल के केस में जो पहला केस है वो है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, जहां पे जो पॉइंट पी हम कंसीडर करेंगे या जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी, वहां से सेंटर से वहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम स्मॉल आर कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी स्फेरिकल शेल है उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो कभी भी फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे हम सपोज दैट हमें फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं और गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के बाद ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बना करके और फिर उस पर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। यही हमारी अप्रोच रहती है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस इस पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। आपका कुछ गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ बन गया, एक सेकेंड, ये इस तरीके से बना लीजिए। कुछ इस तरीके से हम गॉसियन सरफेस इस पे ड्रॉ करते हैं। क्लियर? अब ये जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गई तो हम कहेंगे पॉइंट पी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन कहां होगा। तो देखिए ये जो हमारा सरफेस के ऊपर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस के ऊपर, ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के जो नेचर होता है वो ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये कई बार मैं पिछले क्लासेस में भी बता चुका हूं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटसाइड होगा और जो एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है। कभी भी एरिया वेक्टर किसी एलिमेंट के ऊपर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ऑलवेज आउटवर्ड्स डायरेक्शन में एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होगा इस तरीके से। तो ये जो हमारा एक एरिया एलिमेंट यहां कंसीडर करेंगे, उस एरिया एलिमेंट को हम डीएस बोल देते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन है यहाँ पे इस तरीके से, तो इसमें जो एरिया वेक्टर होगा जस्ट परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा, तो एन कैप हम एरिया वेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं। तो आप यही नहीं, आप कहीं पे भी ले लीजिए, आप यहां ले लीजिए, आप यहां ले लीजिए, आप यहां ले लीजिए, कहीं पे भी आप ले लीजिए, इस पूरे डायरेक्शन में आप कहीं भी ले लीजिए। जो आपका एरिया वेक्टर होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों सेम डायरेक्शन में होगा और दोनों के बीच की जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, 0 डिग्री होगी। क्लियर? अब यहां पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या जानते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही होता है गॉस लॉ। अब जैसे ही हम वेक्टर को इसको हम सेपरेट करेंगे, यहाँ cos थीटा आ जाएगा। सभी बच्चों को पता है, ये बात मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds यहाँ cos थीटा आ जाएगा और ओवरऑल जो चार्जेस हमारे हैं यहाँ पे, ओवरऑल चार्जेस Q इन, यहाँ पे Q इन का मतलब इनसाइड द दिस गॉसियन सरफेस। तो इसको टोटल चार्ज को हम कैपिटल Q कह रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस पूरे जितनी टोटल चार्जेस है गॉसियन सरफेस के अंदर, इन पूरे टोटल चार्जेस को हम कैपिटल Q कह दिए। तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस जितनी चार्जेस हैं, टोटल चार्जेस को हम कैपिटल Q कहते हैं। तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस तो हमारा जो Q इन है ये हमारा कैपिटल Q हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री है, तो इस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री लिख सकते हैं।
क्लियर। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे इस वाले रीजन की बात करें, इस वाले रीजन की बात करें, चाहे इस वाले रीजन की बात करें, चाहे इस वाले रीजन की बात करें, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से, ये देखिए कांस्टेंट डिस्टेंस है, कहीं से भी आपका चेंजेस नहीं आएंगे। तो कांस्टेंट डिस्टेंस होने की वजह से स्मॉल और कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में जो भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्रत्येक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आप बात कर लीजिए, सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी हर एक पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ई हम बाहर कर सकते हैं, तो ई बाहर हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ds, और ये हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर ये बात। अब ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ds क्या है, तो ds ऐसा कि मैंने बताया कि ds हमारा सरफेस एलिमेंट होता है, और सरफेस एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में अपोजिट फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि ds 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 आप पूरे ds एलिमेंट, मतलब पूरे एलिमेंट्स जब आप सम करेंगे तो पूरे होल सरफेस को ये रिप्रेजेंट करने लगेगा। ये ds है, यहां मान लीजिए ds, यहां मान लीजिए ds, कहीं पे भी आप ds सरफेस मानेंगे, ds एलिमेंट मानेंगे, आपका जो एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सेम होगा। मींस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री ही आएगी किसी भी सरफेस पे, आप इसको कंसीडर कर लीजिए। तो ds ds ds, अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जितने ds हैं, मतलब क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि जितने सरफेस एलिमेंट आप कंसीडर करेंगे सबका टोटल, ये मतलब हुआ। तो ds 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 ds, इट मींस इस पूरे सरफेस एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो होल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फेरिकल शेल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, सभी लोग जानते हैं फॉर्मूला। तो E उसी तरीके से हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ds की वैल्यू, तो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल r डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट P तक, स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, इसको उठा के नीचे भेजिए, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां देखिए हम जानते हैं, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k लिखते हैं, है ना, ये सभी को पता है, अकॉर्डिंग टू कोलॉम्स लॉ में पढ़ाया हूं। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, E इज इक्वल टू हो जाएगा KQ अपॉन में r स्क्वायर। तो इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल आ रही है पॉइंट P पे। क्लियर। अब जो सेकंड केस हम देखते हैं, सेकंड केस क्या करते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, वो हमारा सेकंड केस होगा। जो सेकंड केस हमारा है, एक मैं लिखता हूं यहाँ पे, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको। जो सेकंड केस है, एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल का मतलब क्या हुआ, अब ये जो पॉइंट भी हम बाहर की तरफ कंसीडर कर रहे थे, ये इसके जस्ट सरफेस के ऊपर होगा, है ना। मींस अगर आप ऐसे बनाएं, ये अंदर वाला ही फिगर मैं यहां बना रहा हूं, ये हमारा कैपिटल आर था, और ये बाहर वाला जो था ये स्मॉल आर था, है ना, और इसके ऊपर पूरे चार्जेस आपके इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब ये जो केस है हमारा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, क्योंकि जो पॉइंट पी है हम यही कंसिडर करेंगे, और ये जो है हमारा जो आर है वो यही होगा, मतलब जितने दूरी पे कैपिटल आर होगा उतनी ही दूरी पे हमारा स्मॉल आर होगा, क्योंकि ये पॉइंट पी इस सरफेस के ऊपर आ गया है। जब पॉइंट पी सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा। अब ये क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर एक गॉस लॉ लगाएंगे, फिर सारे के सारे पूरे डेरिवेशन आपके सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, क्योंकि अगेन यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, सेम वही करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से यही गॉस लॉ होता है हमारा, 0 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे भी हमने सरफेस एरिया एलिमेंट मानना है, और यहाँ पे भी 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर की जगह पे कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों बराबर है। तो होगा क्या यहाँ पे कि सेम यही डेरिवेशन होगा, सेम टू सेम यहां तक हम लोग आएंगे, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर देंगे, क्योंकि हमारा स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। तो सेम यहीं तक होगा, सेम यहां तक आएगा।
ये E इंटू ये 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख देंगे इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये नीचे भेज दीजिए तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो बस स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। सेम टू सेम वही डेरिवेशन होगा। और ये 1 अपॉन में यहाँ पे फिर से अगेन 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका सेकंड केस हो जाएगा। बस क्या करना है यहाँ पे सेकंड केस में, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो यहाँ पे जो स्मॉल आर था जो हमारा पॉइंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा था वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। मींस ये जो हमारा वैल्यू होगी वो सेम वही वैल्यू होगी, बस स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर हो जाएगा, या स्मॉल आर स्क्वायर यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब जो थर्ड केस है स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड केस है वो थर्ड केस क्या है, इनसाइड द स्फेरिकल शेल, है ना। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल की जब बात करें, थोड़ा सा उसको इमेजिन कीजिए इनसाइड द स्फेरिकल शेल को, कि हमारे पास ये स्फेरिकल शेल है, मैं यहां बनाता हूं इस तरीके से। थर्ड केस मैं बता रहा हूं, यहां पे थर्ड केस क्या है, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो इसमें क्या है देखिए, जब ये केस हमने बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्जेस हमें इस तरीके से आपके डिस्ट्रीब्यूटेड थे, सेम उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इस सेंटर से जो हमारी रेडियस थी वो हमारी कैपिटल आर थी, वो भी हमने बना दी। अब ये जो केस है हमारा, वो केस है स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब जो स्मॉल आर होगा वो कुछ थोड़े दूरी पे होगा, इसको हम स्मॉल आर कह देते हैं, और ये कैपिटल आर जितना दूरी पे था उतने ही डिस्टेंस पे ये है ना। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि देखिए अब इस केस में भी हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, बस पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जो आपका स्फेरिकल शेल है उसी के ऊपर हमने हल्का हल्का गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, क्योंकि बिना गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हुए ये हम गॉस लॉ नहीं लगा सकते। तो गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किया हुआ है बस यहाँ दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। यहाँ पे फर्स्ट केस में भी ड्रॉ किया था गॉसियन सरफेस, सेकंड केस में भी ड्रॉ किया है, थर्ड केस में भी हम ड्रॉ करेंगे। तो थर्ड केस में जो ड्रॉ करेंगे वो स्मॉल आर जो है, उस स्मॉल आर वहां पॉइंट पी माना जाएगा, इनसाइड द शेल हम पॉइंट पी मानेंगे, और यहां से गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ करना है इस तरीके से। तो गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर लिया, बट क्या आप देखिए स्फेरिकल शेल के अंदर इनसाइड द स्फेरिकल शेल क्या कहीं पे चार्ज है, क्या कहीं केवल चार्ज कहाँ है, सरफेस पे चार्ज है आपका केवल, अंदर तो है नहीं किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज आपका इनसाइड द शेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा जीरो होती है। ठीक है, तो कुछ भी वैल्यू रहेगी। अब ये वाला आप देखिए, जो आप रिलेशन देख रहे हैं, ये रिलेशन देखिए कि अगर क्यूइंग की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो कुछ भी वैल्यू आपकी ई डॉट डीएस की कुछ भी वैल्यू हो, डीएस की ये कुछ भी वैल्यू, अगर क्यू जीरो हो गया तो ये डिनोमिनेटर में जाकर के सब जीरो हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ लिखें, यही अगर वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि इनसाइड द शेल क्या है, चार्ज है ही नहीं। तो क्यू जीरो हो जाएगा, क्यू जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्लियर। इसको मैं थोड़ा और एलाबोरेट करके बताता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इक्वल टू जीरो मैं कैसे लिख रहा था यहाँ पे, इनसाइड द स्फेरिकल शेल जो है वो कोई चार्ज है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर इसको आप दिखाना भी चाहे, आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं इक्वल टू जीरो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लिखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, ये सॉरी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। तो cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखता हूँ Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज यहाँ कितना है, जीरो है, चार्ज है ही नहीं यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, E बाहर करिए, अब इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, ये नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, मींस E की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। यही मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पे। क्लियर। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल जो पॉइंट P इनसाइड हमने कंसीडर किया हुआ है, वहां पे जो चार्ज की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू जीरो होती है इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ये याद रखना है। ठीक है।
अब जो इसका ग्राफ ड्रॉ होता है एज अ कर्व, जब हम इसका ड्रॉ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ई और आर के बीच में हम कैसे करते हैं? सपोज दैट ये एक एक्सिस आपके ई को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पे? हमें सबसे पहले इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलती है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी, मिलेगा ही नहीं कुछ। उसके बाद जो है हमें किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है? सरफेस पे मिलती है, और फिर आउटसाइड द स्फेरिकल शेल मिलती है। तो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल जो हमारा आ रहा था, उसमें अगर आप ध्यान दीजिए, मैंने मिटा दिया आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। आउटसाइड की वैल्यू क्या थी? मैं लिखता हूं आउटसाइड की जो वैल्यू थी हमारी, वो थी E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही थी। इट मींस यहां से ये क्लियर हो रहा है E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर, यहां से ये क्लियर हो रहा है आउटसाइड से। और अगर देखा जाए यहाँ पे इनसाइड में, तो इनसाइड में आपकी ई की वैल्यू 0 है, और कुछ देर के बाद ही आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। तो सरफेस पे वैल्यू मिल रही है और आउटसाइड द स्फेरिकल शेल मिल रही है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमको वैल्यू नहीं मिल रही, किसी एक पॉइंट पे जाके हमको सरफेस पे मिलने लगेगी। तो सरफेस पे हमको कहीं मिलने लगेगी की वैल्यू, कहीं वो मैक्सिमम ई मैक्स होगा, वो वैल्यू हमको मिलने लगेगी वहां पे। और कहां पे ई की वैल्यू मिलेगी? जब आर बराबर आर के होगा। यही कंसेप्ट था ना, जब आर बराबर आर के होगा तभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो उसका रेडियल डिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। रेडियल डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है। मींस ये रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो रिलेशन होता है, ये पैराबोलिक कर्व रिप्रेजेंट करता है इसमें, है ना। यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरीके से, ये कर्व जो होगा आपका बताएगा ऐसे। तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा आर इक्वल टू आर को, और ये रिप्रेजेंट करेगा ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर को। क्लियर है बात? तो ये जो आपका कर्व है, ये पूरी कर्व जो है आपकी ये साबित कर रही है आपकी यहाँ पे। क्लियर? तो उम्मीद करूंगा आज की पूरी क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।